गुड आफ्टरनून। चलिए आज के साथ को शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे बेसल मानक। बेसल मानक बेसल मानक का संबंध जो है बैंक से होता है। बेसल मानक का संबंध होता है बैंक से होता है। बेसल मानक स्विट्जरलैंड का शहर है, जो BIS का मुख्यालय भी है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट मतलब BIS का मुख्यालय भी है। BIS लगभग 60 केंद्रीय बैंकों का समूह है। भारत भी इसका सदस्य है। BIS की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। BIS जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है BCBS, बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरवाइजर, बैंक पर्यवेक्षण संबंधी समिति। BCBS अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए बेसल मानक तय करता है। वर्तमान में 3 बेसल मानक हैं। बेसल मानक 1 जो कि जारी हुआ था 1988 में और 98 में ख़त्म हुआ। फिर बेसल मानक 2 आया जो 2004 में जारी हुआ और 2009 में बंद हुआ। फिर बेसल मानक 3 आया जो 2010 में चालू हुआ और RBI द्वारा मार्च 2019 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि कोविड-19 के कारण इसे टाल दिया गया। ये क्या होता है, धीरे धीरे जानेंगे कि बेसल मानक क्या होता है और क्यों टाल दिया गया RBI के द्वारा। कोरोना में ऐसा क्या हुआ जो टाला गया। बेसल मानक 3 जो लास्ट वाला है, जो 2010 में चालू किया जारी हुआ था, 3 को मार्च 2024 तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। बेसल मानक इसको जो है ना जारी उस टाइम 2010 में जारी किया गया था, लेकिन इसको भारत में लागू करने का जो लक्ष्य रखा गया था 2019 में रखा गया था, 19 से, लेकिन कोरोना की वजह से दिक्कत हो गया। बेसल मानक जो है बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत बनाने का प्रयास करता है। बेसल मानक मतलब बैंक की उधार देने की सीमा को सब कुछ को निर्धारित करता है ताकि वो जोखिम से दूर रह सके। या और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो बैंक के लिए अनिवार्य हैं, उसके लिए नियम बनाते हैं। बेसल मानक वही होता है। देखिए बेसल मानक क्या होता है। बैंक की पूंजी होती है बेसल मानक। जोखिम भारित परिसंपत्ति बेसल मानक के अंदर आता है। रिस्क वेटेड एसेट्स CRAR, कैपिटल एक्विरेसी रेशियो पूंजी पर्याप्तता अनुपात CRAR, क्रेडिट टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। देखिए पहले पूंजी जानेंगे बैंक की पूंजी, जो कि टीयर 1 होती है और टीयर 2 होती है। बैंक की पूंजी टीयर 1 टीयर 2 होती है। टीयर 1 पूंजी को बैंक की कोर पूंजी कहा जाता है। बैंक टीयर 1 पूंजी बाजार में शेयर और बॉन्ड जारी करके जुटाता है। टीयर 2 पूंजी जो होती है बैंक जो है बाजार में संपत्ति का विक्रय करके जुटाता है। टीयर 1 पूंजी और टीयर 2 पूंजी दोनों में बैंक के नुकसान को अवशोषण करने की क्षमता होती है। टीयर 1 पूंजी बैंक के परिचालन को प्रभावित नहीं करती है, किंतु टीयर 2 पूंजी जो होती है बैंक के परिचालन को प्रभावित करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे टीयर 1 हुआ, टीयर 1 जो है इसमें क्या करती है बैंक, शेयर जारी करती है। तो इससे क्या होता है कि शेयर जारी करती है तो इससे बैंक की पूंजी कम नहीं होती है और बैंक के परिचालन में कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं टीयर 2 जो होती है इसमें क्या होता है कि बैंक जो है जैसे कि इसमें क्या होता है टीयर 2 में क्या करेगी बैंक, जैसे किसी बैंक की एक जिले में मान लीजिए एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ है, 2-3 शाखाएं हैं, तो क्या करेगी ये शाखाएं बंद कर देगी। इसके बदले ये मतलब इसका विक्रय करके इससे पैसा पूंजी बनाएगी। इससे क्या हो जाएगा कि जहाँ 4 शाखाएं चल रही थी अब वहाँ पे ये एक शाखा बंद हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है परिचालन में बाधा, क्योंकि इस अगर ये चल रहा था जब तो ज़्यादा शाखा सीजन कर क्षमता कर रहे थे और बैंक की शाखा भी बहुत 4 थी, एक उसकी वजह से एक खत्म हो गई, ये कम हो गई। तो इसलिए टीयर 2 में ये आता है, इससे जो पूंजी प्राप्ति होती है ना उसको टीयर 2 में लाया जाता है। बैंक की पूंजी टीयर 1 टीयर 2 प्लस टीयर 1 पूंजी होती है। टीयर 1 पूंजी को बैंक की कोर पूंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बैंक के नुकसान को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इससे बैंक का परिचालन भी प्रभावित नहीं होता, इसलिए इसको टीयर 1 में रखा गया और इसको क्या कहते हैं कोर पूंजी कहा जाता है बैंक की। अब पढ़ते हैं 81 बॉन्ड, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड। अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड जो होता है क्या होता है, 80 टीयर बॉन्ड को
एटी टीयर बॉन्ड को आरबीआई की अनुमति से बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई से अनुमति लेना पड़ता है इसके लिए, तब जाके 81 बॉन्ड को जारी किया जाता है। 81 बॉन्ड को हाइब्रिड या मिश्रित शेयर प्लस बॉन्ड की विशेषता होती है। इसका जो मिश्रण क्या होता है, शेयर प्लस बॉन्ड दोनों की विशेषता होती है 80 बॉन्ड में। जैसे एग्जाम्पल अन्य बॉन्ड की तरह 81 बॉन्ड की कोई परिपक्वता अवधि निश्चित नहीं होती है। यह परपेचुअल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड में बैंकों के पास प्रत्येक 5 वर्ष में कॉल ऑप्शन होता है। इसमें अर्थात कॉल ऑप्शन बताते हैं धीरे। देखिए कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए 100 रुपया है, इसकी सीमा यहाँ तक है, यहाँ पे इसको चुकाना है। लेकिन बैंक इसमें क्या कर देती है, अगर ये 81 बॉन्ड है तब ऐसा होगा। तो जैसे यहाँ 5 वर्ष के लिए ली थी, तो यहाँ पे जब यहाँ सीमा कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे देना चाहिए टोटल उधार। लेकिन इसको बैंक जो है ना कॉल ऑप्शन दे सकती है, मतलब 5 साल और बढ़ा सकती है। अर्थात यही लिखा हुआ है, अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष में बॉन्ड को वापस लेने या क्रय करने का निर्णय ले सकता है। यह उसे अगले 5 वर्ष के लिए भी टाल सकता है। ये होता है 81 बॉन्ड में। और ये बॉन्ड में जो होता है ना 81 बॉन्ड में, 81 बॉन्ड से जो है 81 बॉन्ड से जो बैंक पूंजी का जो सृजन करती है, इसके बदले वो ब्याज अच्छा खासा देती है। इसमें ये है कि ब्याज अच्छा खासा देती ज़रूर है, लेकिन यही है कि समय सीमा हो सकता है कि बैंक इसको 5 साल के लिए बढ़ा दे, ऐसा हो सकता है। इसलिए जोखिम तो है, लेकिन इसमें ब्याज अच्छा खासा मिलता है। इसलिए इसको जो है ना आरबीआई से अनुमति लेने के पूर्व ही इसको लॉन्च किया जाता है। क्योंकि जब आरबीआई उसके सारे मानों को चेक करेगी, उसके हिसाब से ही उसको बोलेगी हाँ आप 80 टीयर 1 जो है आप लॉन्च कर सकते हैं, मतलब बॉन्ड जारी कर सकते हैं आप। ठीक। दूसरा इसमें देखिए क्या है, अन्य बॉन्ड की तरह जो है यहाँ ब्याज गारंटी युक्त नहीं होता है। वही बोले ना कि यह तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको भरोसा नहीं है। किसी वर्ष ब्याज चुकाने से मना कर सकता है। निवेशक यहाँ पे निवेशक अधिक ब्याज या कूपन के कारण इस बॉन्ड में निवेश करते हैं, जो हम बोले, क्योंकि इसमें जो है जोखिम भी अधिक होता है। भारत में पहली बार 81 बॉन्ड यस बैंक जो है ना इसके द्वारा जारी किया, यस बैंक के द्वारा जारी किया गया था। बैंक 81 बॉन्ड जारी करने का उद्देश्य क्या है, बैंक का 81 जारी क्यों करती है, इसका क्या कारण है। बैंक जो है टीयर 1 पूंजी को जुटाने या उनमें वृद्धि करने के लिए जो है 81 बॉन्ड, टीयर 1 वही जो शेयर जारी करता है, बता रहे थे। एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है, जिसमें क्या संपत्ति परिचालन में तो बाधा आती है। ठीक ना, ये है कि ये टीयर 1 की पूंजी को जुटाने में इसको लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है, जो बैंक की कोर पूंजी होती है। 81 को 81 जो है 81 को राइट ऑफ किया जा सकता है। ये जो 81 ये राइट ऑफ जो है, ये राइट ऑफ का मतलब होता है कि वही जो 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है ना, वही लिखा है 81 को राइट ऑफ भी किया जा सकता है, आगे के दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि कोई बैंक का देखिए कि 5 वर्ष के लिए है, तो उसको बढ़ा के 10 वर्ष भी कर सकती है, बाद में 12 वर्ष भी कर सकती है, इसलिए इसको बढ़ाया जा सकता है। इसी को कहते हैं राइट ऑफ। इसी को कहते हैं राइट ऑफ करना। अब बैंक जोखिम के बारे में जानते हैं। बैंक जोखिम में बीटा को बी रिस्क कहा जाता है, और रिस्क जोखिम शेयर बाजार को, ठीक, ये अल्फा ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अल्फा जो होता है, अल्फा प्रतिफल या रिटर्न को शो करता है। बीटा जो है रिस्क, और रिस्क जोखिम, जोखिम मैंने शेयर बाजार को होता है, वही है लोगो है, संकेत क्या है, प्रतीक। बैंक में 3 प्रकार की जोखिम होती है, एक साख जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैंक की साख जोखिम। बैंक द्वारा दिए गए उधार पर प्राप्त होने वाला ईएमआई बैंक को समय पर प्राप्त होगा या नहीं, यह बैंक का साख जोखिम होता है।
बाजार में संपत्ति के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से बैंक को नुकसान हो सकता है। जब बैंक जब्त की गई संपत्ति को बाजार में नीलामी करता है, इसे बाजार जोखिम कहा जाता है। ठीक, ये 2 नंबर था बाजार जोखिम। फिर पढ़ते हैं, बैंक द्वारा दिए गए उधार पर प्राप्त होने वाला ईएमआई बैंक को समय पर प्राप्त होगा या नहीं, यह बैंक की साख जोखिम हो जाती है। नहीं समय पर प्राप्त होगा ईएमआई तो साख जोखिम हो जाएगी। और जो यहाँ पे गिरवी की नीलामी की जाएगी, उसका मूल्य कम हो जाएगा बाजार में, इससे हो जाता है बाजार जोखिम। अब पढ़ते हैं परिचालन जोखिम। परिचालन जोखिम, बैंक के परिचालन से बैंक को होने वाले नुकसान को बैंक का परिचालन जोखिम कहा जाता है। जैसे बैंक में धोखाधड़ी, तकनीकी गड़बड़ी, सभी बैंक उपयुक्त तीनों जोखिम का सामना कर सकते हैं, सिवाय भुगतान बैंक के। भुगतान बैंक में साख जोखिम नहीं होता है, क्योंकि यह उधार देने का कार्य नहीं करती है, किंतु भुगतान बैंक में बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम जरूर होता है, क्योंकि भुगतान बैंक जो होता है वो उधार नहीं देती है, उधार नहीं देती है। ठीक, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी जोखिम का सामना नहीं करती, क्योंकि भुगतान बैंक जो है साख जोखिम नहीं होता है, साख जोखिम नहीं होता है। जोखिम भारित परिसंपत्ति, रिस्क वेटेज एसेट्स, यह बैंक द्वारा दिए गए कुल उधार में प्रतिशत जोखिम को प्रदर्शित करता है। प्रतिशत जोखिम को प्रदर्शित करता है। जैसे सरकार जो है उधार 100 करोड़ रुपया उधार दिया, जिसमें 0% जोखिम है, तो मतलब 0% जोखिम RWA, रिस्क वेटेज एसेट्स। ठीक, वहीं कृषक को दिया गया तो 40% जोखिम होगा, तो 40 करोड़ RWA। वहीं कंपनी को 100 करोड़ दिया तो 20% जोखिम दिया तो 20 करोड़ RWA। तो टोटल हो गया 300 करोड़ में 66% जोखिम, जो कि 60 करोड़, सॉरी 60 है यहाँ पे, 60 करोड़ तो हो गया RWA 60 करोड़, रिस्क वेटेज एसेट 60 करोड़ हो गया। ठीक, CAR और CRAR, कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेज, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स रेशियो नहीं, बैंक की पूंजी, इसमें कैसे निकालते हैं? CAR कैसे निकाला जाता है? बैंक की पूंजी मतलब टियर 1 और टियर 2 डिवाइड जोखिम भारित परिसंपत्ति, जोखिम भारित परिसंपत्ति। जैसे बैंक की टियर 1 और टियर 2 पूंजी 100 रुपया हो गई। ठीक, टियर 1 टियर 2 पूंजी कैसे लाया जाता है? बॉन्ड जारी करके और शेयर बेच के, मतलब संपत्ति को कम करके। और जोखिम अगर 20 रुपया है तो 5% जो होगा CAR होगा, 5% CAR। CAR या CRAR से भी बढ़िया है। बैंक की वह राशि से है जिसे बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में या निधि के रूप में रखता है। यदि कोई खाता धारक अपनी देयता का भुगतान नहीं कर पाता है, यदि कोई खाता धारक जो है अपनी देयता मतलब ब्याज का भुगतान नहीं कर पाता है, तो बैंक जो है इस रिजर्व से उस नुकसान को कम करने का प्रयास करता है। उदाहरण जैसे क्या है? उदाहरण क्या है? माना CAR या CRAR 10% है, जैसे वहाँ 5% निकाल कर 10% है, तो इसका अर्थ है कि बैंक को यदि 100 रुपया का जो लिखा वो लिख करते जाते हैं, यदि 100 रुपया का नुकसान हो रहा है तो उसका प्रतिशत करने के लिए बैंक के पास 10 रुपया अनिवार्य रूप से रिजर्व के रूप में होना चाहिए। क्योंकि बैंक के पास 100 रुपया का जोखिम है, तो मतलब यही है कि 10% जो CAR है, मतलब इस 100 का 10% होना चाहिए, मतलब 10 रुपया CAR होना चाहिए। ठीक, CAR के दर का निर्धारण जो है RBI द्वारा किया जाता है। यह सभी बैंक के लिए अलग अलग होता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पास 12% है, निजी क्षेत्र के बैंक के पास 9% है, और भुगतान बैंक के पास 15% का है, जिसमें A 100 रुपया और B 200 रुपया। ए जमा किया है 500 रुपया, 100 रुपया जो 100 रुपया जोखिम है, तो मतलब 400, इधर 10, फिर हो गया कितना? 10 रुपया माइनस करेंगे 390, फिर उधर बचा 200, 200 190, फिर क्यों 200 में फिर 10 बचाएगा, फिर इसमें 20 रुपये जाएगा, 170 हुआ। बेसल मानक, बेसल मानक 1
इसे वर्ष 1998 में शुरू किया गया, जबकि भारत में इसे वर्ष 1998 में अपनाया गया। बेसल वन मानक जो है पूरी तरह साख जोखिम पर ही केंद्रित था। यहाँ सीएआर और सीआरएआर को सभी बैंकों के लिए 8% निर्धारित किया गया। बेसल मानक 2 इसे वर्ष 2004 में शुरू किया गया, जबकि भारत में इसे 2009 में अपनाया गया। बेसल मानक 2 जो है मानक तीनों जोखिम पर केंद्रित है। तीनों जोखिम कौन? साख जोखिम और कौन सा था? परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम। साख जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम तीनों जोखिम पर आधारित है। बेसल मानक 2 मानक तीनों स्तंभ पर स्थापित स्तंभ अनुशासन, पर्यवेक्षण और सीएआर और सीआरएआर। इस मानक में सीएआर या सीआरएआर को न्यूनतम 9% सभी बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है। भारत द्वारा बेसल 2 मानक को वर्ष 2009 में अपनाया गया और बेसल 3 कब आया है? 2010 में। बेसल 3 वर्ष 2010 में शुरू किया गया। अभी तक भारत में इसे पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है। लक्ष्य 2024 तक रखा गया था, बेसल 24 भी आ गया। बेसल 3 मानक जो है तीनों जोखिम पर केंद्रित है, साख, बाजार और परिचालन जोखिम। बेसल 3 मानक की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है मुख्य? सभी बैंक अपने टियर 1 या कोर पूंजी में वृद्धि करने का अधिक प्रयास करेंगे। सीएआर या सीआरएआर की न्यूनतम दर 9% होगी, जिसे बढ़ाकर 11.5% किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों को 2.5 का सीसीबी मतलब कैपिटल कंजर्वेशन बफर, मतलब बफर के रूप में 2.5 रखने का अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि सीएआर की न्यूनतम दर जो 9% की कर दी गई है, जिसे बढ़ाकर जो है 11.5% किया गया है। केंद्रीय बैंक सभी बैंक को 2.5 का सीसीबी रखना अनिवार्य कर रखा है। पूंजी संरक्षण बफर, इस बफर का प्रयोग बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में आई असामान्य परिस्थिति का सामना करने के लिए किया जा सकता है। यह बफर सभी बैंक अपने पास बनाए रखेंगे। ये बेसल 3 का है। वही बोले ना कि बेसल 1, बेसल 2, बेसल सबका एक लक्ष्य था, जो अभी बेसल 3 का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं कर पाए हम लोग। केंद्रीय बैंक द्वारा सभी बैंक को 2.5 से सीसीसीबी के निर्माण की अनुमति होगी। मतलब काउंटर साइक्लिंग कैपिटल बफर काउंटर करने के लिए। काउंटर जैसे सरकार करती है कि जब निजी कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, परिवार ज़्यादा कर रही है, तो सरकार काउंटर करती है। इसी प्रकार बैंक भी काउंटर करेगी इसका यूज़ करने के लिए, कि जब ब्याज दर बढ़ा दिया जाएगा तो उस हिसाब से इसको काउंटर करना है या प्रो करना है, वैसा काम करेगी। जब समृद्धि दर अधिक होती है तो बैंक की साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। जैसे समृद्धि बढ़ी हुई है तो जीडीपी बढ़ जाएगी, राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी, पीसीएल बढ़ जाएगी, बैंक में जमा बढ़ जाएगा और साख सृजन क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस परिस्थिति में जो है बैंक 2.5 सीसीसीबी बना सकता है, जिसका उपयोग बैंक अर्थव्यवस्था में मंदी के समय कर सकेगा, क्योंकि मंदी के समय में बैंक की साख सृजन क्षमता भी कम हो जाती है। मंदी के समय में क्या होता है कि पब्लिक के पास, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे थे अभी, केंद्रीय बैंक जो बता रहे थे कि बढ़ जाती, काउंटर करेगी, यही वक्त है, यही इसी का एग्जाम्पल है काउंटर करने का। क्योंकि उस वक्त बैंक के पास भी पैसा नहीं रहेगा। जब मंदी रहेगा, सरकार का मतलब पब्लिक का पैसा नहीं रहेगा, तो फिर पब्लिक जमा काहे करेगी बैंक में? तो बैंक के पास भी पैसा नहीं रहेगा तो कैसे साख सृजन क्षमता बढ़ाएगी अपना? तो उस वक्त ये जो है ना 2.5 सीसीबी का यूज करती है। इसी को काउंटर कहा जाता है। यहाँ पे जो किधर गया काउंटर, ये रहा काउंटर साइक्लिंग, यही हुआ सीसीबी, इसी का यूज किया जाता है। इसलिए इसका फुल फॉर्म भी काउंटर करना होता है। देखिए कैसे होगा। मंदी है, मंदी में इन्फ्लेशन कम है, जीडीपी कम हो रही है, राष्ट्रीय आय भी कम हो जाएगी, पीसीआई भी कम हो रही है, बैंक की जमा भी कम हो रही है, तो इस वक्त ऑक्सीजन भी कम होगा। एलसीआर को 100% बनाए रखना, मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तरलता कवरेज रेशियो को 100% बनाए रखना। एलसीआर HQLR 30 दिनों की बैंक निकासी, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स,
उच्च गुणवत्ता युक्त तरल परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति जिसे बिना किसी नुकसान के आसानी से नकद में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कोषपत्र, सरकारी प्रतिभूति, दिनांकित प्रतिभूति और राज्य विकास लोन। इसे आसानी से करेंसी बनाया जा सकता है, वही हुआ HQLR। और 30 दिन की बैंक की निकासी को निकालेंगे, जब डिवाइड करेंगे तब LCR निकलेगा। ठीक, LCR निकलेगा, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। LCR जो है HQLR और 30 दिन की बैंक द्वारा धन निकासी का अनुपात होता है, अर्थात बैंक 30 दिन के धन निकासी के लिए के एक निश्चित प्रतिशत को HQLR के रूप में रखता है। यह प्रतिशत जो है RBI द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान में 100% है। ठीक, वर्तमान में 100%। इसका अर्थ है कि बैंक अपने 30 दिन के धन निकासी का 100%, 30 दिन की धन निकासी का 100% जो है HQLR के रूप में रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि बैंक में 1000 रुपया है। ठीक ठीक, तो अगर उस बैंक में पर मतलब 30 दिन में क्या हो रहा है, 30 दिन में बैंक में होता क्या है, 30 दिन में निकासी कितना हो रहा है, तो मान लीजिए 30 दिन में 100 रुपये का निकासी हो रहा है। तो HQR मतलब कि 100 रुपये का बैंक के पास 100% कोषपत्र होना चाहिए, सरकारी प्रतिभूति होना चाहिए। यही हुआ HQLA, यही हुआ। इसी को कहा है कि 100% रखना पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन में इतना जितना निकलता है 100 रुपया, तो 100 रुपया का 100% हर बैंक को रखना पड़ेगा। HQR, यही हुआ HQR का मतलब। LCR का उद्देश्य बैंक में बैंक ऋण की स्थिति से निपटने के लिए प्रयोग करता है। वही बता दी, मतलब कि LCR अगर कंट्रोल में रहेगा तो 30 दिन में जब 100 रुपया अगर निकलता है, तो मतलब एक अचानक 30 दिन में सारे आदमी पहुंच जाए 30 दिन में रुपया निकालने के लिए, तो 30 दिन में 100 रुपया निकलता है तो आराम से दे देगा 30 रुपये। एक दिन में भी अगर निकालना हो किसी को कि हम नहीं, एक आदमी सिर्फ जाए और 100 रुपया जाकर निकाल ले, तो बैंक के पास अगर 100 रुपया नहीं रहेगा तो हो गया ना कि बैंक ऋण की स्थिति में आने की गुंजाइश हो जाएगी। इसलिए LCR को रखा गया है। RBI जो है LCR में वृद्धि करता है तो उससे बैंक की साख सीजन क्षमता कम होती है, जबकि RBI जो है LCR में कमी करता है तो बैंक की साख सीजन क्षमता बढ़ती है। अब देखते हैं आगे, NPA को रोकने के उपाय। NPA के रोकने मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। पहले तो RBI द्वारा क्या रूल फोड़ा, रिकॉग्नाइजेशन, रिसोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिफॉर्म। एक है सरफेसी एक्ट 2002, सरफेसी कानून 2002। एक है ARC और बैड बैंक में S4A, SDK, एस पढ़ेंगे सब, बस बता रहे हैं सरकार को क्या क्या की है, मतलब RBI द्वारा। अब सरकार का देख रहे हैं क्या रूल नियम है। सरकार द्वारा उपाय क्या है, प्रोजेक्ट सशक्त और मिशन इंद्रधनुष और IBC 2016। सर्वप्रथम पढ़ते हैं RBI के बारे में। RBI द्वारा NPA को रोकने के लिए सुधार या उपाय। R, रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान मतलब NPA की सही पहचान होनी चाहिए कि वो सही में जो मनी है वो NPA है या नहीं है। दूसरा R, रिकैपिटलाइजेशन पूंजीकरण। सरकार द्वारा समय समय पर बैंकों की सहायता के रूप में पूंजी का अंतर्वेशन मतलब बैंकों में पूंजी दिया जाए। तीसरा रिसोल्यूशन समाधान, NPA को कम करने का प्रयास करना चाहिए, RBI के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। फिर होता है रिफॉर्म, भविष्य में NPA को होने से रोकना चाहिए। ये सब RBI के अंदर में होना चाहिए, ये RBI के अंदर में होना चाहिए। इसका थोड़ा हो गया सब सरफेसी, इसके बाद ARC, सरफेसी, ARC और बैड बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं सरफेसी। इसके बाद सरफेसी एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन of the financial assets and enforcement of security interest एक्ट 2002। सरफेसी कानून को संसद में वर्ष 2002 में पारित किया गया, जबकि यह वर्ष 2003 में प्रभावित हुआ। सरफेसी बैंक को यह अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक के लोन को NPA करता है तो बैंक उसके गिरवी रखी संपत्ति को बिना कोर्ट में जाए जब्त कर सकता है तथा बाजार में उसकी नीलामी कर सकता है। NPA की वसूली
कर सकते हैं, उससे एनपीए की वसूली कर सकते। सरफेसी एक्ट जो है ना, ये शक्ति देता है बैंक को, जिसके लिए बैंक कभी भी कर सकती है और कोर्ट से उसको अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरफेसी कानून में जो है बैंक के केवल सुरक्षित लोन को शामिल किया जाता है। इस कानून में केवल उन्हीं एनपीए को शामिल किया जाता है जो कम से कम 1 लाख का एनपीए हो। सरफेसी कानून के अंतर्गत जो है वर्ष 2020 से सहकारी बैंक को भी शामिल किया गया है, क्योंकि वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत आते हैं। एनबीएफसी सरफेसी कानून में शामिल नहीं किया गया। एनबीएफसी तो कंपनी है ना, इसीलिए दूसरे इस अधिनियम में नहीं आता, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया गया। सरफेसी कानून के अंतर्गत जो है बैंक कृषि भूमि को जब्त और नीलामी नहीं कर सकती है। कृषि भूमि जिसमें खेती होती है, जिसमें खेती होगी, उसकी नीलामी नहीं कर सकती है सरफेसी एक्ट के तहत। बैंक कभी भी, जैसे ट्रैक्टर है वो जब्त कर सकती है, लेकिन कृषि भूमि जब्त नहीं कर सकती है सरफेसी कानून के अंतर्गत। प्रतिभूतिकरण, सिक्योरिटाइजेशन, इसमें केवल सुरक्षित लोन को शामिल करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय परिसंपत्ति का पुनर्गठन, इसके अंतर्गत जो है बैंक एनपीए की वसूली के लिए लोन पुनर्गठन का प्रयास करती है, अर्थात या तो लोन के ब्याज दर को कम कर देगी या लोन की अवधि को बढ़ा देगी, ताकि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया था, ठीक, 100 रुपया, और 10 महीने के लिए है, 10 महीने के लिए है, तो मतलब आप 10 रुपया दीजिएगा। चलिए मान लीजिए छोटा सा रकम बता रहे हैं, हो सकता है कि बैंक को लगे कि अब मनी एनपीए हो जाएगा, बैंक क्या करेगी, इसको बढ़ा देगी। मतलब उस वक्त जब बढ़ा रही है तो उस वक्त मान लीजिए 80 रुपया था और 10 रुपया देना पड़ रहा था, तो बैंक क्या करेगी, समय को बढ़ा देगी, और समय जैसे 10 था, अब 2 दे चुके हैं, मतलब बचा हुआ कितना, 8, लेकिन फिर इसको 10 बना दी, मतलब 8 ही देना पड़ेगा। यही हो गया, ये ब्याज दर कम हो गया और ये समय बढ़ गया। फिर से कितना हो गया समय बढ़ने के बाद, पहले यहाँ 10 था तो 2 कंप्लीट हो गया, तो 2 बार 10 दिए तो 2 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 10, मतलब 8 बचा, तो 8 को क्या किया, फिर उसमें 2 महीना बढ़ा दी, फिर 10 हो गया। यही हुआ, ये बढ़ा के कर सकती है बैंक, यही कहा जा रहा है सरफेसी एक्ट के तहत। पहले ये करेगी, फिर तीसरा क्या करेगी, सरफेसी के फुल फॉर्म के अनुसार बताया जा रहा है। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इसके बावजूद बैंक, अगर इसके बाद भी नहीं है तो बैंक, इसके बावजूद बैंक को लोन की वसूली नहीं होती है तो बैंक बिना कोर्ट में जाए गिरवी रखी संपत्ति को जब्त कर बाजार में उसको बेचकर एनपीए की वसूली करने का प्रयास कर सकता है। अब एसीआर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब संपत्ति पुनर्निर्माण निगम होता है जो बैंक द्वारा सरफेसी कानून में जब्त की गई संपत्ति को नीलामी प्रक्रिया से बैंक से क्रय करता है तथा उसे बाजार में विक्रय करके लाभ कमाता है। मतलब ये हुआ, जो ये कंपनी है ना, जब बैंक कोई चीज़ गिरवी लेती है, यही एआरसी को क्या मान सकते हैं पता है, ये हो गया कबाड़ी वाला, ये हो गया वहाँ पे जब नीलामी हो रहा होता है तो एआरसी जाता है, वहाँ से एआरसी जाएगा, वहाँ से नीलामी की गई गिरवी रखी गई वस्तु को खरीद लेता है, वही है। एआरसी का जो नियामक होता है आरबीआई होता है। एआरसी वह कंपनी होती है जो एआरसी वो कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 में पंजीकृत हो, जिसकी न्यूनतम पूंजी जो है, इसकी न्यूनतम पूंजी 300 करोड़ हो, पूर्व में 100 करोड़ थी। आरबीआई द्वारा एआरसी में 100% स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति दी गई है, अर्थात अब कोई विदेशी कंपनी भी भारत में एआरसी स्थापित कर सकता है। ये जो 100% एफडीआई, तो पता है कि ये जो है फॉरेन 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 वाली एफडीआई को क्या कहते हैं, फॉरेन मनी कहते हैं, वही है। 100% स्वचालित मार्ग से अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए कोई लाइसेंस में बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, आराम से आओ करो, एआरसी कंपनी चालू कर सकता है। अब देखिए आरबीआई की तरफ से एक और चल है, मतलब एनपीए को कम करने का उपाय। एक आया बैड बैंक। विश्व का सबसे पहला बैड बैंक जो है 1988 में अमेरिका में स्थापित किया गया। इसे मिलोन 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 ब्रेड बैंड कहा जाता है, जबकि भारत में पहला बैंड बैंक, सॉरी बैड है यहाँ पे, सॉरी बैड बैंक हुआ वर्ष 2021 में जो है स्थापित हुआ। सबसे पहला 1988 में हुआ, जो अमेरिका में हुआ। इसको मिलियन बैड बैंक कहते हैं, लेकिन पहला हमारे भारत में जो बैड बैंक हुआ 2021 में हुआ, जिसका नाम है NARCL, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है।
बैड बैंक अन्य बैंकों की तरह ना तो जमा स्वीकार करते हैं और ना ही उधार देते हैं। इसका मुख्य कार्य अन्य बैंकों से कम मूल्य पर एनपीए खरीद कर उसकी वसूली करना। कम मूल्य पे एनपीए खरीद के उसकी वसूली करना। जैसे कि वो एनपीए जो है ना 100 रुपये का बचा है, तो ये क्या करेगी, बोलेगी हमको देखिए 70 रुपये में दे दीजिए। तो कहीं जहाँ बैंक को 100 रुपया की वसूली नहीं हो पा रही है, वहाँ बैंक को आसानी से 70 रुपये मिल गया। तो बैंक अपना जो साख क्षमता करेगी, अपना पूंजी का जोखिम जो है कंप्लीट हो गया। बाद में क्या, जो बैंक चाहे वो बैड बैंक जाएगी, अपना 100 रुपये की वसूली करेगी। कम दाम में ली तो मतलब 30 रुपया उसको फायदा होगा इसके बदले। ये होता है बैड बैंक। बैड बैंक एक नहीं बल्कि जुड़वा है। बैड बैंक जो है एक नहीं जुड़वा होती है। एनएआरसी, इसका 51% स्वामित्व सरकार के पास है और 49% स्वामित्व जो है निजी कंपनी के पास है। इसका मुख्य कार्य जो है बैंक से एनपीए क्रय करने का होता है। एक होता है आईडीआरसीएल, इंडियन डेप्ट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसका जो 51% स्वामित्व निजी कंपनी के पास होता है, जबकि 49% स्वामित्व सरकार के पास है। इसका मुख्य कार्य जो है एनपीए की वसूली करना है। एनपीए की वसूली करना, ये जो है ना एनएआरसीएल जो है एनपीए को खरीदता है, ठीक। और आईडीआरसीएल जो है वो उस एनपीए की वसूली करता है। समझ गए दोनों का अंतर। अब देखिए बैड बैंक और एआरसी में अंतर क्या है। बैड बैंक और एआरसी में अंतर, एआरसी जो है बैंक से संपत्ति कर बाजार में उसका विक्रय करके लाभ कमाता है, जबकि बैड बैंक जो है बैंकों से एनपीए का कार्य करके उसकी वसूली का प्रयास करता है। मतलब ये जो परिस्थिति है, बाजार में बिक्री करने, इस परिस्थिति में गिरवी रखी गई वस्तु की नीलामी होती है, उसी को खरीदा जाता है और उसको बाजार में बेच के उसका लाभ कमाया। लेकिन ये जो बैड बैंक है, ये नीलामी वाली नहीं, ये सीधा एनपीए को ही खरीद लेता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीद लेगा, जो बताया कि 100 रुपया होगा, खरीद लेगा कम दाम में, उससे उसकी वसूली करेगा। तो बैड बैंक जो है केवल उन्हीं एनपीए को क्रय करता है जो कम से कम 500 करोड़ का हो। मतलब छोटा मोटा नहीं करता है। देखिए कैसे है, एनपीए 500 करोड़ का है, बैंक और एनएआरसी में समझौता हुआ, एग्रीमेंट प्राइस फिक्स हुआ, यहाँ पे समझौता हो गया, समझौता मूल्य मिल गया। अब इसमें क्या है, इस वक्त क्या करती है बैंक, ये जो एनएआरसीएल जो है 15% का भुगतान जस्ट तुरंत कर देती है, ठीक है, तुरंत करती है। और प्लस 85% का जो भुगतान है ये सिक्योरिटी में रहता है। मतलब अवधि इसकी 5 वर्ष होती है, रिसिप्ट जारी करेगा, 5 वर्ष की रिसिप्ट जारी करेगा। इसके बाद वसूली के लिए पता है कि वसूली के लिए जाएगा आईडीआरसीएल, ये एनपीए की वसूली या जब संपत्ति को बाजार में विक्रय करेगा। रिसिप्ट जो सरफेसी कानून के अंतर्गत वैध हस्तांतरण योग्य है। ये जो रिसिप्ट आएगा ना किसी के को बैड बैंक, तो दूसरे बैड बैंक को भी ये रिसिप्ट बेच दिया जा सकता है। फिर वसूली करेगा कम कीमत पे। फिर वसूली नीति पूर्ति सरकार करेगी इसकी, मतलब कि जो वसूली करेगी नीति पूर्ति सरकार करेगी। और सॉवरेन गारंटी कोष, सॉवरेन गारंटी कोष 30,600, ये अलग से लिख दिए, इसको हटाइए, यहीं तक है कि उसकी ये यहाँ से 500 करोड़ का लिया, दोनों के भी समझौता मूल्य फिक्स हुआ। फिर ये 15% तुरंत उसी वक्त दे दिया जाएगा। और फिर ये जो है 85% ये रिसिप्ट जारी की जाएगी, जो 5 वर्ष की अवधि की होगी। और सरफेसी कानून के अंतर्गत जो है ये हस्तांतरण योग्य है। मतलब कोई एक व्यक्ति किसी और को भी ये वसूली के लिए दे सकता है या इस रिसिप्ट को बेच सकता है। जैसे कि ये रिसिप्ट अगर बैंक के पास मिलेगी तो बैंक कहीं देगा, तो बैंक को इसके बदले पैसा मिल जाएगा। तो इसके बाद आईडीआरसीएल इस एनपीए की वसूली करेगा। थोड़ा सा और पकड़ते हैं आगे। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनएआरसी, जिस मूल्य पर बैंक से एनपीए क्रय करता है उसे समझौता मूल्य कहा जाता है। एनएआरसी जो है समझौता मूल्य का 15% बैंक को तुरंत भुगतान करते हैं और शेष 85% का भुगतान प्रतिभूति रसीद के रूप में करते हैं। प्रतिभूति रसीद की अवधि जो है 5 वर्ष की होती है। यह रसीद सरफेसी कानून के तहत वैध है। यह प्रतिभूति लेन देन अवधि 1956 के तहत यह हस्तांतरित योग है, ठीक। एनएआरसीएल द्वारा लोन की वसूली और जब्त की गई संपत्ति को बाजार में विक्रय का कार्य जो है आईडीआरसीएल को सौंपा जाता है। आईडीआरसीएल को जो होने वाली नुकसान की क्षतिपूर्ति सॉवरेन गारंटी से
वही जो सॉवरेन गारंटी से करती है, जो 30,600 करोड़ की है। इसकी क्षतिपूर्ति सरकार करती है, जो क्षतिपूर्ति होना होता है, मतलब कम हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति जो सॉवरेन सॉवरेन गारंटी कोष से की जाती है। एनपीए की क्षतिपूर्ति जो बैड बैंक के पास आती है।